हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज का जो अपना पॉइंट है ये तीसरी क्लास है अपनी, क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड है अपना। इसमें आज अपन स्टडी करेंगे विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, आणविक चालकता इनको पढ़ लेंगे बाद में। फिर उसका तनुता का प्रभाव देख लेंगे, फिर कोलराउस नियम में आ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले अपन आज ये इसकी बात कर लेते हैं पहले कि विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे देखो, थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। पहला ही कारक लेता हूँ मैं, जैसे टेम्परेचर, तापमान। तापमान है बेटा, इधर देखो आप, ये मेरे पास क्या है बेटा? कोई पात्र है, कोई पात्र है, ये पात्र। पात्र में क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और जल के अलावा विलय के रूप में मैं इसमें टॉस नमक डाल देता हूँ। ये NaCl डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। ठीक बात। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं नीचे से टेम्परेचर देता हूँ। क्या देता हूँ? टेम्परेचर देता हूँ। यानी कि टेम्परेचर दिया है मैंने इस सॉल्यूशन को, और इसमें जल विलायक है, और विलय क्या है बेटा? नमक डाल दिया है मैंने, विलय। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो ये सॉल्यूशन में जो विलय डाला है अपन ने, विलायक में विलय डाला है, तो इनके आयनों के जो टूटने की गति है वो तेज़ी से होगी। तेज़ी से आयनन होगा, मतलब आयनन की मात्रा अब तेज़ी से आयनन में टूटेगा। ये नमक क्या करेगा? तेज़ी से आयनों में टूटेगा। तो आयनों की संख्या क्या होगी? आज जल्दी टूटेगा, तो आयनन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और आयनन की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो इनकी गति भी क्या होगी? आयनों की तेज हो जाएगी। और काइनेटिक ऊर्जा तेज हो जाएगी तो इनमें जो विद्युत का चालकत्व है वो भी बढ़ जाएगा, चालकता भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है? आयनन की मात्रा बढ़ रही है। आयनन की मात्रा बढ़ने से आयनों की गति भी बढ़ रही है, और आयनों की गति बढ़ रही है तो चालकता भी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर देने से चालकता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो पहला इफेक्ट आप यहाँ देखो, पहला पॉइंट लिया है अपन ने, तापमान, टेम्परेचर। ये T है, टेम्परेचर है। ये तीर का निशान ऊपर जो मैंने कर रखा है, इसको गोले में बंद किया है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर। आपको तो लिखना है वैसे ही, ये मैंने लिखा है, मेरे लिए अवेलेबल है केवल। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ चालकता बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, और आयनन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? आयनों की गति भी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। और इसी कारण क्या होता है? चालकता बढ़ जाती है। विद्युत अपघट्यों की चालकता बढ़ जाती है। ठीक बात। आगे आओ, दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा है विलाय की प्रकृति एवं श्यानता। यानी विलाय की प्रकृति के बारे में आप जानो कि डिपेंड करेगा विलायक कैसा है आपका, विलायक की श्यानता क्या है। अब विलायक कितने प्रकार के हो सकते हैं? अब जितने प्रकार के विलायक होंगे उतने प्रकार की उनकी क्या होगी? श्यानता, विस्कोसिटी भी होगी। अब जैसे यहाँ पे मोटी बात मैं ये बताता हूँ आपको कि आपके पास मान लो दो पात्र है, और दोनों पात्रों में से एक पात्र में क्या है? शहद है, और एक पात्र में क्या है? पानी ले लो आप, शहद और पानी। ठीक है। अब ये बताओ मुझे, दोनों में से गाढ़ा कौन सा है? शहद ही गाढ़ा है, सांद्रता भी उसकी ज़्यादा है। और इनमें जो घर्षण होता है, शहद में घर्षण ज़्यादा होगा
या पानी में घर्षण ज़्यादा होगा। अगर उनको ऐसे रगड़े अपन हथेली में लेके तो घर्षण किस में ज़्यादा है? पानी में कम घर्षण है, शहद में घर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा। और विस्कोसिटी का मतलब ही क्या होता है? घर्षण को दर्शाती है। तो देखते हैं अपन। अब यदि मैं इनमें दोनों में करंट प्रवाह करता हूँ, आयनों में तोड़ता हूँ, तो आयन ज़्यादा किस में टूटेंगे? पानी वाले में ज़्यादा टूटेंगे या शहद वाले में? आयनन की मात्रा किस में ज़्यादा रहेगी? पानी वाले में, क्योंकि वो तनुकरण है बेटा, वहाँ घर्षण कम है तो वो आयनों में आसानी से ज़्यादा टूट जाएगा। और आयनों में जहाँ आसानी से ज़्यादा टूट जाएगा तो आयनन की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और आयनन की मात्रा बढ़ने से आयनों की संख्या भी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो चालकता भी बढ़ जाएगी। तो सुनो इधर, तो विलाय की प्रकृति, शांता मतलब घर्षण, विलाय जो सॉल्यूशन है उसके मध्य घर्षण। विलाय की प्रकृति कैसी भी हो सकती है, जैसे शांता, विलाय की प्रकृति हम शांता, एक मैंने पात्र लिया पानी वाला, एक लिया शहद वाला, उससे आपके जहाँ तक मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने लिखा है विलाय की शांता अधिक होने के कारण। अब यहाँ शांता शहद की ज़्यादा है या पानी की ज़्यादा है? शांता बेटा शहद की ज़्यादा है, शहद की, क्योंकि उसमें घर्षण ज़्यादा है। शांता अधिक होने के कारण आयनों की संख्या कम होती है, आयनों की संख्या कम होती है, मतलब आयनन की मात्रा की संख्या है उसमें कमी आती है, घर्षण के कारण वो आयनों में कम टूटेगा। ठीक बात, आयनन की संख्या कम हो जाती है जिससे चालकता घट जाती है। ठीक बात, शहद में घर्षण ज़्यादा है, आयनन की मात्रा कम होगी, पानी में घर्षण कम है, आयनन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसके जो पानी है उसके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो उसकी चालकता बढ़ेगी। और शहद के लिए ये चालकता घटेगी, क्योंकि घर्षण ज़्यादा है, आयनों की संख्या कम होगी, इसलिए चालकता घट जाएगी। तो शांता क्या दिखाएगी? शांता का मतलब शांता अधिक होगी तो चालकता घटेगी, और श्यानता कम होगी तो चालकता बढ़ेगी। ठीक बात। अब ये देखो, ये दोनों कथन है, जो दोनों कथन पढ़ते हैं अपन। विद्युत अपघट्य अपन ने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक पढ़ा है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा पढ़ा देखा था अपन ने दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? बिकॉज आयनन 100% होता है, आयनन की संख्या जो होगी बेटा वो 100% आयनन होता है उसमें, इसलिए इन प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता अधिक होती है। दूसरी बात, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता कम होती है, क्योंकि बिकॉज आयनन 100% नहीं होता है, 100% आयनन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ अपना विलय की प्रकृति एवं शांता। अगला पॉइंट देखते हैं, विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता आप जानते हो, गाढ़ा, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सा गाढ़ा है। तो प्रोसेस देखो आप, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता अधिक है, तीर का निशान, यदि सांद्रता अधिक है तो विद्युत अपघट्यों की चालकता कम होगी। इस बात को आप अच्छी तरह जानो, क्योंकि सांद्रता अधिक होने पर आयनन कम होगा, और आयनन कम होगा तो चालकता कम होगी। ठीक बात, ध्यान में रह जाएगा। आगे देखो बेटा, अंतर आयनिक आकर्षण बल, इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है अंतर आयनिक आकर्षण बल? देखो, मेरे पास ये कोई पात्र है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं मैंने, ये दो इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है मेरे पास। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जल डाल रखा है मैंने, विलायक के रूप में क्या है, जल है। अब इसमें क्या करता हूँ बेटा, नमक डाल देता हूँ मैं, और नमक क्या होता है, NaCl होता है। और हम जानते हैं कि जब ये आयनों में टूटता है तो सोडियम के ऊपर धन चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के
पास ऋण चार्ज आ जाता है। ठीक बात है। अब बात यह आती है, जब टूटने के बाद ये दोनों पहले साझा करके जुड़े हुए थे, इसे बोल रहे हैं अब ये जुड़े हुए हैं तो सोडियम और क्लोरीन के मध्य ये आकर्षण तो रहेगा। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनों के मध्य जो आकर्षण होता है साझा से नहीं बनता, यहाँ सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक बंध है। तो यहाँ पे इन दोनों का अट्रैक्शन तो रहता है पॉजिटिव नेगेटिव का, इससे ये क्या है, जुड़े रहते हैं, जुड़े तो रहते हैं। ठीक बात है, इसलिए तो अपन टेम्परेचर देखा आयनों की संख्या बढ़ा रहे थे। अब देखो बेटा, ये जो आकर्षण है इसको बोलते हैं अपन अंतर आयनिक आकर्षण बल। बात समझ में आ गई होगी। इसको क्या बोलते हैं? अंतर आयनिक आकर्षण बल। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। अब क्या होता है, जैसे पढ़ो, विद्युत अपघट्यों के आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होने के कारण विद्युत अपघट्यों की चालकता घट जाती है। अब बात यहाँ ये समझने वाली है वही कि ये पात्र है, पात्र में जल भरा रखा है, हमने जल भर रखा है, उसमें नमक डाला, नमक डाला तो NaCl टूटा, NaCl टूटा तो सोडियम पर धन चार्ज आ गया और क्लोरीन पर ऋण चार्ज आ गया। लेकिन इन दोनों को मध्य क्या है, आयनिक बंध है। आयनिक बंध है तो इसका आकर्षण तो रहेगा, आकर्षण रहेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव की तरफ ही जाएगा और ये क्लोरीन क्या करेगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। लेकिन अब यदि यह आकर्षण है, ये इसके मध्य में बाधा तो खड़ी करेगा ना, ये बाधा खड़ी करेगा, यानी कि ये इसको आसानी से नहीं छोड़ रहा, ये आकर्षण बल। अब जैसे क्लोरीन, जैसे मैं बात करता हूँ, क्लोरीन इधर जाए, पॉजिटिव चार्ज उसको खींच रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहा है, ये फंसी हुई है बेचारी दो जगह, इधर भी फंसी हुई है, इधर भी फंसी हुई है। इसे ही बोल रहे हैं अंतर आयनिक आकर्षण बल। अब अंतर आयनिक आकर्षण बल यदि बढ़ेगा तो ये इधर जाने का प्रोसेस है वो कम होगा, कम होगा तो विद्युत का प्रवाह कम होगा, अर्थात चालकता कम होगी, और ये दुर्बल होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। क्लियर? फिर पढ़ लो, इसीलिए विद्युत अपघट्यों के आयनों के मध्य आकर्षण बल, ये आकर्षण बल अधिक होने के कारण विद्युत अपघट्यों की चालकता घट जाती है, इसलिए घट जाती है। ठीक बात? क्लियर? अगला पॉइंट देखो आप, आगे आप तनुकरण है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है बेटा, इसे देख लो। तनुकरण का मतलब आप जानते हो, पतला, आपके दिमाग में यही है। तनुकरण का मतलब डाइल्यूशन। अब जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन होता है और उसमें पतला होगा तो आयनन की मात्रा तो बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टूटने का प्रोसेस बढ़ेगा, पतला होने से मेरा मतलब है। तो काइनेटिक एनर्जी, दौड़ने का प्रोसेस भी बढ़ेगा, और दौड़ने का प्रोसेस आयनों का बढ़ेगा तो उनकी चालकता भी अवश्य बढ़ेगी। ठीक बात है? हमने लिखा है यहाँ, तनुकरण करने पर विद्युत अपघट्यों की चालकता बढ़ती है। ठीक बात? क्योंकि विलयन तनु होने से आयनों के मध्य क्या होता है, ये जो आकर्षण बल था, अरे भाई मैंने मान लो वही पात्र है, मेरे पास एक पात्र है, पात्र में पानी है, यदि मैंने उसमें नमक डाला लेकिन कम डाल दिया एक बार, फिर लेकिन मैंने उसमें पानी डाल दिया तो तनुकरण हो गया। तनुकरण हो गया तो फटाक से आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटेगा तो यह आकर्षण बल कमज़ोर होगा, और ये कमज़ोर होगा तो विद्युत अपघट्य ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वही प्रोसेस, तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगी। क्योंकि विलयन तनु होने से आयनों के मध्य आकर्षण घट जाता है, ये आकर्षण घट जाता है बेटा, और आयनों की चालकता बढ़ जाती है। यह कथन दुर्बल विद्युत अपघट्यों और प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए ही सत्य है। लेकिन आयनन 100% किस में होता है, प्रबल में, वो उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक? तो ठीक है, अगला पॉइंट, अगला हेडिंग डालो आप। तो बच्चों जो अपना पॉइंट है वो है विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है?
तो देखो इधर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अपने पास कोई एक पात्र है और इस पात्र में विद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है बेटा? विद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इस विलयन के, इस विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की जितनी चालकता, जैसे मान लो यही हिस्सा है, वो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात समझ में आई? ये मेरे पास कोई पात्र है, इस पात्र में कोई विद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है और ये कह रहा है कि विद्युत अपघट्य विलयन की मैं जो 1 घन है, अब ये घन है, ये घन मैंने तुम्हें बना के दिखाया है, केवल ऐसा 1 घन बनता हो। अब वो घन कहीं पे भी एक बना सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं घन, लेकिन हमने यहाँ पे केवल उसे डिफाइन करने के लिए केवल एक हिस्से को एक निश्चित पॉइंट को लिया है यहाँ पे, जिसे घन के रूप में दिखाया है। ये तुम्हें बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये घन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस घन की 1 घन सेंटीमीटर विलयन को क्या कह रहे हैं? कि चालकता को क्या कह रहे हैं? विशिष्ट चालकता कह रहे हैं। अब जो ये घन होता है तो इस चालकता की जो लंबाई होती है वो ये होती है, और जो घन का एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बेटा, इसका एरिया। तो इसको परिभाषा अपन एक लाइन में इसे लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी, अब देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे भी ये लिखा होगा, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक बात? इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इसे ध्यान रखना है। ठीक बात? इसे कप्पा, यह है बेटा के, या कापा, कप्पा भी बोल सकते हो, कापा भी बोल सकते हो। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करेंगे बेटा? जो विशिष्ट चालकता होगी उसे कापा से प्रदर्शित करेंगे, उसे के जैसा होता है, ये के से भी दर्शाते हैं। दूसरी बात ये कि जो विशिष्ट चालकता होती है ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, या इसको ये भी बोल सकते हो। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, ये चीज बात पढ़ चुके हैं। वी नो दैट, प्रतिरोध के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी। प्रतिरोध R समानुपाती होता है L/A, तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे भी काम आ रहा था। और ये प्रतिरोध, जब समानुपाती रिलेशन वहाँ अपन ने हटाया तो एक कांस्टेंट लाया था जिसे रो बोल रहे थे, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। रो को यहाँ रहने दो और ये ए है, इधर आ जाएगा, और एल कहाँ है? इसके नीचे आ जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ये RA/l। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। स्मॉल एल क्या है? तार की लंबाई या चालकता की लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक बात? तो इसे आप जानते हो। और यहाँ पे जो लिखा है विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इस विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं अपन? के से दर्शाते हैं। भाई विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। और के बराबर होता है 1/रो, क्योंकि जो विशिष्ट चालकता होती है वे विशिष्ट प्रतिरोध रो के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको उल्टा लिखूंगा मैं, 1/रो ही लिखूंगा, बराबर रो तो लिख नहीं सकता, 1/रो अवश्य लिख दूंगा। ठीक बात? आगे बढ़ते हैं अपन। के को क्या बोल रहे हैं? विशिष्ट चालकता ही बोलते हैं के को। के बराबर, अब रो के स्थान पर मैं ये वैल्यू उठा के इधर रख देता हूं, रो बराबर RA/l। यहां मैंने रो के स्थान पर वो वैल्यू इधर रख दी, इधर वैल्यू रखी तो क्या होगा? इसे के बराबर एल ऊपर चला जाएगा, स्मॉल एल, और स्मॉल l/RA आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक बात?
तो ये आ गई आपकी जो विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है, रिलेशन होता है, वो ये होता है। ये ध्यान रखना, मेन बात यही है कि इसको ध्यान रखो आप। जहां R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्मॉल l क्या है, लंबाई सेंटीमीटर स्क्वायर है चालकता की या तार की, किसी की बोल सकते हो आप, K क्या है, कापा है, ठीक है। अब यदि इसकी यूनिट भी निकालना पड़े तो यूनिट क्या होगी, L का मान K बराबर होता है L का मान लिख दिया अपन ने सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर भी ले सकते हो आप, बटा R की भी क्या होती है, प्रतिरोध पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, पढ़ा दिया मैंने ये चीज़ें, सेंटीमीटर अपॉन ओम इंटू A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इससे 1 सेंटीमीटर इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम ऊपर आएगा तो ये इन्वर्स में आ जाएगा और सेंटीमीटर भी इन्वर्स में आ जाएगा। इसे ये से मीटर में भी लिख सकते हो आप, ये मीटर स्क्वायर में भी, ये इन्वर्स मीटर में लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी। और इसकी जो बाकी यूनिट होगी वो मोहो सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो आप इसको। और बोलो, इसे ही सीमेन एसआई, एसआई यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो आप इसे। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके ये बात समझ में आई होगी, 2 बार सुन लो फटाफट रिवाइज हो जाए। स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कापा से K से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विशिष्ट चालकता जो होती है वह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक बात। अर्थात K बराबर कापा बराबर 1/ρ होता है, 1/K बराबर 1/ρ का मान प्रतिरोध से हमने इधर रखा तो कापा बराबर स्मॉल l/r a, ये आ गया। प्रतिरोध ये होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, लंबाई सेंटीमीटर होती है, तार की या चालकता की। K की यूनिट है, यदि कापा की यूनिट हमने देखी तो सेंटीमीटर अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपन ने इसे काटा, ये जो ऊपर चला गया ओम इन्वर्स में आ गया, सेंटीमीटर 1 बचा, जो भी ऊपर चला गया वो इन्वर्स में आ गया। मोह ओम का उल्टा होता है इसलिए इन्वर्स नहीं आया, सेंटीमीटर 1 रह गया यहाँ पे, ठीक बात। और इसे ही और जो यूनिट होती है वो सीमन सेंटीमीटर इन्वर्स में भी होती है। अगर मीटर में लिखना हो तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। अब क्या करते हैं बच्चों, अपन जो ये समीकरण आई है अपने पास विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर जो ये समीकरण आई थी, इसको दूसरे रूप में भी अपन लिख सकते हैं। जैसे निम्न समीकरण को निम्न तरह लिखने पर जैसे कप्पा बराबर क्या होता था बेटा, जैसे हमने पढ़ा था कि कप्पा का मतलब होता है 1/ρ बराबर विशिष्ट चालकता। ये मान पढ़ा था अपन ने, आया था। कप्पा बराबर विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस K की जगह में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/ρ लिख सकता हूँ ना, ठीक। और देखो अब आगे आया है ये इधर स्मॉल l/r और स्मॉल l/a है, तो इसको ये बराबर लिख के मैं यहाँ 1/r इंटू l स्मॉल l/a ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1/r है इंटू स्मॉल l/a है, ये 1/ρ है। तो ये मान आया अपन। अब इसको क्या किससे दर्शा रहे थे अपन, 1/ρ बराबर क्या होता है बेटा, कप्पा विशिष्ट चालकता बराबर ये है 1/r प्रतिरोध किसका उल्टा होता है, चालकता का। C बराबर होता है 1/r, क्योंकि हमने पढ़ाई की चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/r की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, C इंटू l/a।
ये समीकरण निकल के आई अपने पास, और इसको क्या कहते हैं वो भी सुन लो। यह है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर चालकता इनटू सेल स्थिरांक। आगे काम आएगी ये चीज़ें क्वेश्चन सोल्व करने में। यूनिट अपन पहले देख चुके हैं। ये तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, चालकता इनटू सेल कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा। जो समीकरण अपने पास विशिष्ट चालकता को आई है उसको हमने निम्न समीकरण को निम्न तरह लिखा है। केवल के की जगह जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/ρ। 1/ρ हमने यहाँ लिख दिया के स्थान पर, और 1/r को अलग कर लिया इधर। तो r को अलग करेंगे तो 1/r ही आएगा ये, और 1/r बराबर किसके होता है, सी के, चालकता के। तो 1/r इंटू स्मॉल l/a, रो की जगह के, 1/r की जगह सी चालकता, ये विशिष्ट चालकता, और इसकी जगह ये सेल कांस्टेंट, सेल होता है ये। ठीक बात। इसको अपन विशिष्ट चालकता बराबर चालकता इनटू सेल स्थिरांक। चलो तो बेटा तुल्यांक की चालकता जो पढ़ेंगे वो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।